हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है ब्लाइंड। इसमें आपको काफी सारे सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलेंगे। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम 5 बच्चों को भागते हुए देखते हैं। उनके पीछे कुछ गार्ड और कुछ कुत्ते उन्हें पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक यूनजुन नाम का बच्चा नहीं होता। फिर वो नीचे देखता है जहाँ पर यूनजुन नीचे पड़ा होता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। तभी वो लड़का कहता है कि मैं यूनजुन के बिना नहीं जाऊंगा, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो एक बच्चा वहाँ पर रुक जाता है। तभी वो बड़ा बच्चा कहता है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम से नहीं मिलना। फिर वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़का यूनजुन के पास नीचे जाता है और उसे उठाता है और उससे कहता है कि जल्दी से चलो, नहीं तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। लेकिन वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और टॉर्च से सभी उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो बच्चे झाड़ियों में छुपे होते हैं इसलिए उसे नहीं दिखते। तो बड़ा बच्चा खुद पर और यूनजुन पर मिट्टी लगा देता है ताकि लोग उनकी स्मेल को पहचान ना पाए। फिर वो आदमी डॉग और उन सभी लोगों को ऊपर आने के लिए कहता है। फिर हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो कि भाग गए थे। उनमें से एक जाली चढ़कर ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन एक बच्चा वहीं पर अटक जाता है और वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं जहाँ पर एक कार को देखते हैं और वो कार उन बच्चों को कुचल कर चली जाती है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अंदर आ जाता है और दूसरे सभी लोगों से कहता है कि उन्हीं बच्चों की लाश को वहीं पर फेंक दो जहाँ पर उस 2 बच्चे छुपे हुए थे। फिर वो आदमी उन मरे हुए बच्चों पर टॉर्च फेंकता है तो वो बच्चे भी दिख जाते हैं। फिर हम एक डिलीवरी बॉय को खाना पैक करते हुए देखते हैं। तो जोर की बारिश भी हो रही थी। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना फोन यूज करके घर जा रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो थोड़ा डर जाती है। फिर वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसके पास आ जाता है। तभी वो भाग जाती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़ लेता है। हम उसी लड़की के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उस लड़की का 20वां जन्म दिवस होता है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक चेयर से बंधी हुई थी और वहाँ पर एक किलर आता है और वो सीटी बजा रहा होता है। फिर वो उस लड़की का गला दबाकर उसे मार डालता है। फिर हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पर उसके डैड के मोबाइल पर उस लड़की के नंबर से एक मैसेज आता है। उस मैसेज में ये था कि पापा आज मैं लेट हो जाऊंगी, आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिएगा। फिर उसके डैड उसे कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था और काफी दिन भी बीत जाते हैं। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने डॉगी को बुला रही होती है। उसकी डॉग एक पॉलिटिशियन के बैग के पास होती है। फिर वो लेडी उस पॉलिटिशियन के बैग के पास आती है जिससे उसे कुछ अजीब लगता है। फिर उस बैग को खोलती है जहाँ पर उसी लड़की की लाश होती है और वहाँ पर काफी सारी पुलिस भी आ जाती है और वहाँ पर रियोन सुन जिन हमारा मेन एक्टर आ जाता है। और फिर वहाँ पर बहुत सारी टीम आ जाती है। उनमें से एक आदमी कहता है कि इस लड़की के लिप पर किलर ने कट किया होता है। रियू वहाँ पर गिर के आता है। तभी वो आदमी कहता है कि देखो ये पागल भी आ गया। उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये साइको किलर का काम है, वहाँ पर एक भी कैमरा नहीं होता। अगर ये डॉग को ये पता चलाना होता कि यहाँ पर लाश है तो हमें भी कभी भी पता नहीं चलता। फिर रियो ऊपर जाता है और कहता है कि अगर किलर ने उस लाश को ऊपर से फेंका होगा तो हमें उस लाश को बैठे हुए नहीं होती, लेकिन वो उसे नीचे क्यों लाया। फिर उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल आते हैं और उसकी बेटी की लाश देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर डॉक्टर रियो से कहते हैं कि इस लड़की के हाथ और पैर पर इनर चोट है, ऐसा लगता है कि काफी मुलायम डंडे से मारा गया है, इसीलिए उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं है। तो उसके लिप पर 5 सेंटीमीटर तक कट किया है। डिटेक्टिव अपनी टीम से कह रहा होता है कि इस लड़के का नाम जियोन है और एक वीक पहले इसके फादर ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन उस मैसेज से पुलिस को ये लगा कि वो लड़की भाग गई होगी।
उस रात वो क्लब से घर आ रही थी और जहाँ पर उसने टेक्स्ट किया था उस लोकेशन पर रियोन और उसका साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक कैमरा खराब होता है, लेकिन एक कैमरा उसे दिख जाता है जहाँ पर रियोन कहता है कि तुम जाओ उस कैमरे को चेक करवाओ। फिर उसकी नजर एक डिलीवरी बॉय पर जाती है जिससे वो सोचता है कि ये डिलीवरी वाले पूरे शहर में घूमते होंगे। फिर उसका पीछा करने लगता है। फिर उसे पकड़कर पूछता है कि 5 जनवरी को 11 बजे तुमने इस लड़की को देखा है? तभी वो लड़का मना कर देता है। तभी उसके हेलमेट पर कैमरा को देख लेता है। फिर रियोन उसी लड़की के फ्रेंड से मिलने जाता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि हम उस रात बर्थडे मनाकर फिर 10 बजे वहाँ से निकल गए थे। तभी रियोन कहता है कि इतनी जल्दी तुम लोग क्यों निकले थे? तभी वो लड़की कहते हैं कि वहाँ पर एक लड़का था जो रियोन को जबरदस्ती शराब पिला रहा था। जियोन ने मना किया लेकिन वो चाकू दिखाकर उसे धमका रहा था। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं तो एक लड़की को शराब में ड्रग्स मिलाकर जबरदस्ती पिला रहा होता है, लेकिन वो लड़की मना करती है। फिर भी वो चाकू दिखाकर उसे धमकाता है। तभी वहाँ पर रियोन आ जाता है और उसे मारता है। फिर हम रियोन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर वो लड़की जा रही होती है। तभी रियोन उसे रोकता है। फिर वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है जोखिन। फिर वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा? तभी रियोन अपनी आईडी दिखाता है। फिर वो लड़की कहती है कि अब तो मैं जा सकती हूँ। तभी रियोन कहता है कि तुम्हें कभी भी ऐसा लड़का मिले तो तुम इसे ऐसे मारना ऐसे मारना। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और रियोन बोलता ही रहता है। फिर रियोन उसी लड़के से मिलता है और जियोन की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुमने इस लड़की को देखा? तभी वो लड़का हाँ कर देता है। वो कहता है कि ये लड़की मुझे क्लब में मिली थी। वो कहता है, रियोन कहता है कि तुमने इस लड़की से मना किया था इसलिए तुमने इसे मार दिया। तभी वो लड़का कहता है कि ऐसी लड़की मेरे पास बहुत सारी है। फिर वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है और कहता है कि इस लड़के को छोड़ दो और तुम पर भी केस होगा। फिर वो लड़का कहता है कि मैं काफी अमीर हूँ और तुम्हें मैं अंदर कर दूंगा क्योंकि तुमने मुझे मारा है। तभी रियोन भी कहता है कि मेरे डैड सुप्रीम कोर्ट में जज है और मेरा भाई भी जज है। फिर हम रियोन के भाई को देखते हैं जो कि ऑफिस में होते हैं। फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और कहता है कि आप क्या मेरा ट्रायल लगाएंगे? तभी वो कहता है कि कौन सा ट्रायल है? फिर वो आदमी कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, एक ड्रग्स केस है, लेकिन वो गलती से ड्रग्स लेता है और वो काफी अच्छा बच्चा है। फिर वो उसी लड़के के अंकल होते हैं जहाँ पर रियोन का भाई सिंह कहता है कि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो वो लड़का बिगड़ सकता है और उसकी आदत भी बन जाएगी ये सब कुछ करने के लिए। मैं ऐसे ट्रायल नहीं लेता। फिर वो कहता है कि तुम रियोन के भाई हो इसीलिए मैं उस पर केस कर लूंगा। तभी सिंह कहता है कि ठीक है। अभी वो कहता है कि क्राइम करने वाले को सभी को सजा मिलनी चाहिए और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हम रियोन को देखते हैं जहाँ पर उसका बॉस आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मर्डरर को ढूंढना होगा। तुमने तो एक लड़के को ही ढूंढा और उस पे ड्रग्स का इल्जाम भी लगा दिया। रियोन कहता है कि वो रोज ड्रग्स लेता है और उसने जीजुन को भी ड्रग्स देने की कोशिश की थी। फिर उसका भाई उसे कॉल करता है और उसे घर जल्दी आने के लिए कहता है। वो घर आ जाता है जहाँ पर उसके डैड उसे बैठने के लिए कहते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसके हाथ देकर कहती है कि तुमने फिर से एक बार लड़ाई की। फिर वो अपने हाथ छुपा लेता है। सभी लोग वहाँ पर खुशी मना रहे होते हैं क्योंकि रियोन का मॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर में लिस्ट में नाम होता है। उसकी मॉम सिर्फ और सिर्फ सियोन पर ही ज्यादा ध्यान दे रही होती है जिससे रियोन को काफी बुरा लगता है। फिर दोनों भाइयों बातें करते हैं जहाँ पर रियोन कहता है कि वो लड़का मेरे सामने ही उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था, क्या ये देखकर मैं भी चुप रहूं? इसीलिए मैंने उसे मारा। तभी सियोन कहता है कि तुम जब भी मुझसे ये कहा था कि तुम डिटेक्टिव बनना चाहते हो तो मैं काफी खुश हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम किसी और मकसद के लिए डिटेक्टिव बने हो।
और रियोन दुखी हो जाता है और वो अकेला ड्रिंक करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीजून के फ्यूनरल देखते हैं, यहाँ पर उसके डैड रियोन से कहते हैं कि क्या मर्डरर का पता चला। तभी रियोन कहता है कि अभी तक नहीं। फिर रियोन कहता है कि आपकी साथ किसी की दुश्मनी थी या नहीं। वो ये भी पूछता है कि आपकी फैमिली में कोई नाइफ का यूज करता है या नहीं। तभी वो ना करते हैं। फिर उनकी वाइफ कहती है कि हाँ एक है मिस्टर जंग, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि फालतू की बात मत करो। लेकिन रियोन उनका पता लगाने के लिए चला जाता है। उसका साथी कहता है कि इस फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं और उनके डैड की एक फूड कंपनी भी है, हब फूड के नाम से। वो कहता है कि वो हब फूड वहीं पर है जहाँ पर जीजून की लाश मिली थी। और तभी रियोन वो हब फूड पर पहुँच जाता है। फिर वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक मीट की कंपनी होती है और वहाँ पर सारे वर्कर नाइफ का अच्छे से यूज कर रहे होते हैं और मीट को भी काफी अच्छी तरह से कट कर रहे होते हैं, जिससे मिस्टर जंग पर उसका शक और भी बढ़ जाता है। और वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो रियोन से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी रियोन अपनी आईडी दिखाता है और कहता है कि मैं मिस्टर जंग को ढूंढ रहा हूँ। तभी वो कहता है कि इस नाम का आदमी यहाँ पर काम नहीं करता। फिर रियोन एक आदमी को देखता है जो कि काफी डरा हुआ होता है, जिससे रियोन समझ जाता है कि इसे मिस्टर जंग के बारे में कुछ न कुछ पता है। फिर वो उस आदमी से माफी मांगता है डिस्टर्ब करने के लिए और वहाँ से चला जाता है। हम रात को उसी आदमी को देखते हैं जो कि मिस्टर जंग को कॉल कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर डिटेक्टिव आए थे। और वो कॉल कट कर देता है। जैसे वो कॉल कट करता है रियोन उसके पीछे आ जाता है और उसका मोबाइल ले लेता है और वो मिस्टर जंग के बारे में पूछने लगता है। रियोन का एक साथी पुलिस स्टेशन में वो वीडियो क्लिप देख रहा होता है, जिस वीडियो में मिस्टर जंग ने जियोन को पकड़ कर रखा होता है और उसके गले पर चाकू भी रखा था। और वो डिटेक्टिव रियोन को वो वीडियो भेज देता है जहाँ पर वो उस आदमी को दिखाता है और कहता है कि क्या यही मिस्टर जंग है। तभी वो मना कर देता है और रियोन कहता है कि तुम मिस्टर जंग को क्यों बचाना चाहते हैं, वो तो एक खूनी है जिसने एक लड़की का मर्डर किया है। और वो कहता है कि तुम यहाँ पर गैर कानूनी तौर से रह रहे हो। अभी वहाँ पर वो वही आदमी आ जाता है और वो मिस्टर जंग का पता बता देता है तभी रियोन मिस्टर जंग के पास जाता है, जहाँ पर मिस्टर जंग रियोन पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है। फिर रियोन की सारी टीम वहाँ पर आ जाती है और रियोन के बॉस उसके हाथ पर खून देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अकेले आने की क्या जरूरत थी, हम उसे वैसे भी पकड़ लेते। ये सब कुछ जियोन के डैड और वो एक और आदमी कार में ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर रियोन मिस्टर जंग से कहते हैं कि तुमने ही जियोन को मारा है। तभी मिस्टर जंग कहता है कि मैं कोरियन चाइनीज हूँ, इसीलिए आप मुझ पर ये मर्डर का इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। हम रियोन के भाई को देखते हैं, जहाँ पर वो सेक्रेटरी आती है और कहती है कि आपके भाई ने एक ट्रायल लगाया है। फिर उस डॉक्यूमेंट पर वो साइन कर देता है। फिर हम न्यूज में देखते हैं जहाँ पर जियोन के मर्डर पर का इल्जाम मिस्टर जंग पर लगाया जाता है और उनके ट्रायल के लिए सियोन ने हाँ भी कर दी है। अभी रियोन खाना खा रहा होता है, तभी उसका साथी कहता है कि तुम्हारे भाई ने मंजूरी दे दी है और वो ये भी कहता है कि उसने कितनी बेरहमी से उस लड़की को मारा था। वहाँ पर एक लेडी होती है जो रियोन से कहती है कि ये देखो ये लेटर में क्या आया है। फिर वो कहता है कि कोर्ट की तरफ से है, जहाँ पर आपको जूरी मेंबर के लिए सिलेक्ट किया गया है। जो इन्हों को भी जूरी मेंबर के लिए लेटर आता है और काफी सारे लोगों को भी ये लेटर आता है। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बॉक्स रखा जाता है और जिसमें भी एक बॉल निकाला जाता है, जिसमें जिसका भी नंबर आता है वो इस केस में जूरी मेंबर होता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उसी सब जूरी मेंबर के फोटो को कहीं टांग रहा होता है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर जंग को लाया जाता है और केस शुरू होता है। वहाँ पर वकील मिस्टर जंग से पूछताछ करती है।
तभी वो कहते हैं कि क्या आपने जियोन के गले पर चाकू रखा था। तभी वो कहता है कि जी उनके फादर ने मुझे सैलरी नहीं दी थी और उसके डैड को सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तभी जीजून की मॉम कहते हैं कि तुमने थोड़े पैसों के लिए उसे मार दिया और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उसे बाहर ले जाया जाता है। फिर मिस्टर चंग कहता है कि मैंने सिर्फ उसे डराने के लिए चाकू रखा था, लेकिन वो डर के भाग गई थी और वहाँ पर कोई और भी था और वो जाके सीधा गाड़ी के अंदर बैठ गई थी और उस गाड़ी में रियोन सू जून था। मिस्टर जंग कहता है कि रियोन ने ही उस लड़की का मर्डर किया है। हम स्टार्टिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी कहता है कि तुम यहाँ पर हो और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और भी ऐसे ड्रामा देखने के लिए मेरी चैनल